मैं सुषमा उस दिन रसोई में चाय बना रही थी जब अचानक हॉल से तेज आवाज आई। मेरे बेटे सुनील की आवाज नहीं, बल्कि मेरी बहू समीरा की। उसकी आवाज में वो घमंड और तंज था जो पिछले 3 महीनों से धीरे धीरे घर की दीवारों में घुलता चला रहा था। मैंने गैस धीमी की और दरवाजे की ओर बढ़ी। हॉल में समीरा खड़ी थी। हाथ में नोटों की एक मोटी गड्डी थी। उसने वो गड्डी मेरे सामने फर्श पर इस तरह फेंकी जैसे कोई भिखारी को दान दे रहा हो। नोट बिखर गए, कुछ मेरे पैरों के पास आकर रुके। वो जोर से बोली, कान खोलकर सुन लो माँ जी, इन पैसों पर मेरी माँ का हक है और तुम्हारे बेटे के ऊपर मेरा हक है। ये सब मेरे मायके से आया दहेज है, मेरे पापा की कमाई है। मेरी सलाह मानो तो चुपचाप ये घर छोड़ दो। यहां अब आपका कुछ नहीं। सुनील अब मेरा है, सिर्फ मेरा। तभी मैंने बहू का हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाकर कराया। ऐसे सच का सामना जिससे बहू तो क्या उसकी मां के भी सपने चकनाचूर हो गए। सुनील और समीरा के विवाह को अभी केवल 3 महीने ही हुए थे, जो किसी भी नए जोड़े के लिए सुनहरे सपने बुनने का समय होता है। समीरा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए बचपन से ही उसे घर में सबकी खूब तवज्जो और प्यार मिला था। इस जरूरत से ज्यादा लाड ने उसे स्वभाव से थोड़ा जिद्दी बना दिया था। उसे लगता था कि अब सुनील की जिंदगी में सबसे पहला और आखिरी हक सिर्फ उसका ही होना चाहिए। यही वजह थी कि जब भी सुनील ऑफिस से थककर घर लौटता और अपनी पत्नी के बजाय अपनी मां के पास जाकर बैठ जाता तो समीरा का मन खराब हो जाता था। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि सुनील अपनी मां को लेकर मंदिर जाए या किसी रिश्तेदार के घर उनसे मिलने जाए। समीरा चाहती थी कि सुनील का सारा खाली वक्त सिर्फ उसके लिए हो। उसकी इसी सोच की वजह से घर का माहौल बिगड़ने लगा था। छोटी छोटी बातों पर समीरा का अपने पति और सास से झगड़ा होने लगा, जिससे घर की सुख शांति धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। घर के बिगड़ते हालातों में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि समीरा की मां अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने के बजाय उसकी गलत बातों को बढ़ावा देती थी। जब भी समीरा अपनी सास की शिकायत लेकर मायके फोन करती तो उसकी मां उसे समझाने के बदले आग में घी डालने का काम करती थी। वे समीरा से अक्सर कहती थी, तुम्हारी सास को इतनी भी अकल नहीं है कि अब घर में बहू आ गई है। उन्हें समझना चाहिए कि अब पति पत्नी की अपनी एक अलग दुनिया है और उन्हें तुम दोनों के बीच में दखल नहीं देना चाहिए। समीरा की मां की बातें यहीं नहीं रुकती थी। वे उसे और भड़काते हुए कहती थी, मुझे तो तुम्हारी सास का व्यवहार समझ ही नहीं आता। उन्हें हर वक्त दामाद जी के सामने अपनी बीमारियों का रोना रोने की क्या जरूरत है। कभी ये दुख रहा है, कभी वो दुख रहा है। ये सब और कुछ नहीं, बस ध्यान खींचने के तरीके हैं। समीरा, तुम मेरी बात गांठ बांध लो। तुम्हारी सास एक नंबर की नाटक करने वाली महिला है। वो जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाती है ताकि तुम्हारा पति हमेशा अपनी मां के आसपास ही घूमता रहे और उसकी ही माला जपता रहे। अगर तुम अभी नहीं संभली तो सुनील हमेशा अपनी मां की ही सुनता रहेगा। समीरा की मां ने धीरे धीरे अपनी बेटी के दिमाग में उसकी सास के खिलाफ इतनी कड़वाहट भर दी थी कि अब समीरा को घर की हर बात बुरी लगने लगी थी। एक दिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया और घर का क्लेश बढ़ने लगा तो सुनील ने सोचा कि शायद समीरा की मां उसे बेहतर समझा पाएंगी। इसी उम्मीद के साथ सुनील ने अपनी सास को फोन लगाया और समीरा के बर्ताव की शिकायत की, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहां से उसे कैसा जवाब मिलेगा। सुनील की बातें सुनकर समीरा की मां बड़े प्यार से बोली, अरे दामाद जी, आप फिक्र क्यों करते हैं? हमारी समीरा को थोड़ा प्यार से संभाल लीजिए। आखिर वो अभी उम्र में छोटी और नासम भी तो है। उसे थोड़ा वक्त दीजिए, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आपको उसके साथ नरमी और प्रेम से पेश आना चाहिए, फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने चतुराई से अपनी बेटी का पक्ष लिया और कहा, वैसे दामाद जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि समीरा जो कहती है
वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। आखिर एक पत्नी का अपने पति पर पहला हक तो होता ही है। मुझे तो कभी कभी ऐसा शक होता है कि शायद आप ही समीरा की पसंद और उसकी इच्छाओं के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा करते होंगे जिससे उसे बुरा लगता है। यही वजह है कि आप दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। जब तक आप उसे वो अहमियत नहीं देंगे जिसकी वो हकदार है, तब तक उसे आपके घर में अपनापन महसूस नहीं होगा और वो खुद को पराया ही समझती रहेगी। जब सुनील ने अपनी सास की बातें सुनी तो उसे गहरा धक्का लगा। उसे समझ आ गया कि समीरा की मां अपनी बेटी को सुधारने के बजाय उसे गलत राह दिखा रही है और उल्टा उसे ही गुनहगार मान रही है। सुनील को महसूस हुआ कि अब चुप रहने का समय निकल चुका है। उसके मन में एक ही विचार बार बार उमड़ रहा था कि अब इस समस्या का कोई पक्का समाधान निकालना ही होगा। उसने सोच लिया कि आज आर या पार की कोई बात करनी ही पड़ेगी, वरना समीरा के इस बर्ताव के कारण उसका और उसकी वृद्ध मां का सुकून पूरी तरह छीन जाएगा और उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसी भारी मन के साथ अगले दिन सुनील अपने दफ्तर से निर्धारित समय से 1 घंटा पहले ही घर वापस लौट आया। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और घर के भीतर कदम रखा, उसकी नजर सोफे पर बैठी समीरा पर पड़ी। समीरा एकदम तैयार होकर सज-धज कर बैठी थी। उसे इस तरह तैयार देखकर सुनील को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, अरे समीरा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो और इतनी अच्छी तरह तैयार भी हुई हो। क्या कहीं बाहर घूमने जाने का इरादा है? सुनील की बात सुनकर समीरा ने कुछ इस तरह जवाब दिया जैसे सब कुछ पहले से तय हो। वो बोली, कहीं जाने का मतलब क्या आपको याद नहीं है? आज हम दोनों को मेरी माँ के घर जाना है। उनका कल ही फोन आ गया था और उन्होंने बड़े प्यार से हमें आज रात के भोजन पर आमंत्रित किया है। मैं तो कब से आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप आएं और हम निकले। सुनील की बात सुनकर समीरा ने धीरे से कहा, समीरा, आज हमारा वहां जाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। अभी इसी वक्त मुझे माँ को लेकर डॉक्टर के पास अस्पताल भागना है। सुबह से ही उनकी हालत काफी खराब लग रही है और मुझे उनकी चिंता हो रही है। सुनील की ये बात सुनते ही समीरा के चेहरे की चमक पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। वो चिढ़कर सोफे से खड़ी हुई और बड़े ही कड़वे लहजे में चिल्लाकर बोली, तुम्हारी माँ का तो ये रोज का ही नाटक है। वे भला कब ठीक रहती है? हमेशा कोई ना कोई बीमारी उन्हें घेरे ही रहती है। समीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो आगे बोली, वैसे भी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो शरीर में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ दें। मुझे तो पूरा यकीन है कि जब तुम्हारी माँ ने मुझे तैयार होकर बाहर जाने का इंतजार करते देखा होगा तभी उन्होंने तुरंत तुम्हें फोन घुमाया होगा ताकि हमारा आज का सारा प्रोग्राम चौपट हो जाए। वे जानबूझकर ऐसे मौके ढूंढती है जिससे हम कहीं बाहर ना जा सके। सच कहूं तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हारी माँ सिर्फ हम दोनों के बीच आने के लिए बीमार होने का ढोंग कर रही है। वे एक नंबर की ड्रामेबाज और नाटक करने वाली औरत है जिन्हें दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। सुनील का धैर्य अब जवाब दे चुका था। समीरा की कड़वी बातें सुनकर उसके सब्र का बांध टूट गया और वो बेहद गुस्से में भरकर बोला, समीरा, अपनी हद में रहकर बात करो। तुम्हें अपनी सास और मेरी माँ को नाटकबाज कहते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं होती? तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्या आज तक माँ ने कभी भी हमारे किसी प्लान में बाधा डाली है? क्या उन्होंने कभी हमें कहीं बाहर घूमने जाने से टोका या रोका है? नहीं ना? फिर तुम उनके बारे में ऐसी घटिया सोच कैसे रख सकती हो? सुनील ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए आगे कहा, रही बात आज के प्रोग्राम की, तो तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारी माँ का फोन तुम्हें आया था, मुझे नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुमने आज कहीं जाने का कोई वादा किया है। मैं तो माँ की बिगड़ती हालत देखकर खुद ही दफ्तर से जल्दी घर आया हूं ताकि उन्हें वक्त पर अस्पताल ले जा सकूं। इसके लिए मैंने सुबह ही डॉक्टर वर्मा से बात करके समय तय कर लिया था।
सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि तुम मुझसे बिना कोई सलाह किए या बिना पूछे अपनी मर्जी से बाहर जाने के वादे कर लेती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा अपना कोई काम या जिम्मेदारी नहीं है? तुम मुझे इतना हल्के में कैसे ले सकती हो? तुम्हारी माँ ने बुलाया और मैं सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ चला जाऊं? ये मुमकिन नहीं है। मैं कोई खाली इंसान नहीं बैठा हूं जिसके पास अपनी कोई काम ना हो। इस तरह बिना बताए प्लान बनाना और फिर दूसरों पर इल्जाम लगाना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। सुनील की दो टुक बातें सुनकर समीरा का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और बड़ी नाराजगी के साथ जवाब दिया, सुनील, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे हैरानी हो रही है। क्या अब मेरी माँ को भी तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? क्या अब वो तुमसे पूछकर ये तय करेंगे कि उन्हें अपनी बेटी को अपने घर कब बुलाना है और कब नहीं? तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है ना कि मेरी माँ कोई भी प्लान बनाने से पहले तुमसे सलाह ले। तुम ये क्यों नहीं समझते कि माँ ने कितने चाव से हमें खाने पर बुलाया है? अगर हम आज उनके यहाँ नहीं गए तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? उन्हें कितना बुरा महसूस होगा? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है? समीरा की जिद देखकर सुनील ने अपना आपा नहीं खोया और उसे शांत भाव से आईना दिखाने की कोशिश की। उसने धीमे स्वर में लेकिन मजबूती से पूछा, समीरा, तुम्हें अपनी माँ की नाराजगी का तो बहुत ख्याल है, लेकिन क्या तुमने एक पल के लिए भी अपनी सास के बारे में सोचा? माँ इस वक्त बीमारी से जूझ रही है। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। अगर ऐसी गंभीर हालत में मैं उन्हें तड़पता हुआ छोड़कर तुम्हारे साथ बाहर मजे करने चला जाऊं तो क्या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या उनके मन में ये विचार नहीं आएगा कि उनके बेटे के लिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? आखिर ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आता कि इंसान की सेहत किसी भी पार्टी या दावत से कहीं ज्यादा जरूरी होती है? सुनील हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि समीरा को जिम्मेदारी और रिश्तों का सही महत्व समझा सके। वो चाहता था कि समीरा अपनी जिद छोड़कर घर की परिस्थिति को समझे, लेकिन समीरा के सिर पर तो बस अपनी बात मनवाने का जुनून सवार था। वो अपनी आंखें मूंदे बैठी थी और सुनील की किसी भी दलील को सुनने या समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कमरे के भीतर बढ़ता हुआ तनाव अब इतना ज्यादा हो गया था कि उनकी ऊंची आवाजें घर की दीवारों को पार कर बाहर तक सुनाई देने लगी थी। सुनील की मां सुषमा जी, जो पास ही के कमरे में लेटी हुई थी, उनके कानों में जब ये कड़वी बातें पड़ी तो उनका हृदय दुखी हो गया। वे अपनी बीमारी और शारीरिक कमजोरी की परवाह किए बिना धीरे धीरे चलकर बाहर हॉल में आई। दोनों को शांत करने के उद्देश्य से सुषमा जी ने बड़ी ही ममता के साथ समीरा से कहा, समीरा बेटी, तुम लोग इस तरह आपस में झगड़ा मत करो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़े। एक काम करते हैं, सुनील तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के घर चला जाएगा ताकि उनका मन न दुखे। मैं खुद ही बाहर से कोई कैब या ऑटो मंगवा लेती हूँ और अकेले ही डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवा लूंगी। अब तो तुम खुश हो ना? बस तुम दोनों यूं बहस करना बंद कर दो। सुषमा जी की इस उदारता और प्यार भरी बात का समीरा पर कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ, बल्कि वह और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने अपनी सास की तरफ देखते हुए बड़े ही रूखे लहजे में कहा, बस कीजिए माँ जी, अब आपको यहां आकर इतना महान बनने और अपना प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आप जैसी माताओं का अपने बेटों से मोह खत्म ही नहीं होता तो फिर आप उनकी शादी ही क्यों करवाती हैं? जब बेटा शादी करके अपनी पत्नी को घर ले आता है तब भी आप लोग उसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है। बेटे की गृहस्थी बस जाने के बाद भी माँ का अपने बेटे के प्रति ये हद से ज्यादा लगाव कम क्यों नहीं होता? अपनी माँ के अपमान को सहना अब सुनील के बस की बात नहीं थी। समीरा की बदतमीजी सुनकर उसका खून खौल उठा और वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बोला, समीरा, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम अपनी जुबान से क्या जहर उगल रही हो? क्या तुम अपना होश खो बैठी हो? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी माँ के सामने खड़े होकर उनके लिए इतने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करो?
माँ के प्रति ऐसा व्यवहार मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनील की आंखों में अपनी माँ के लिए दर्द और पत्नी के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था। बेटे को इतना उग्र होते देख सुषमा जी डर गई कि कहीं बात और ज्यादा ना बिगड़ जाए। उन्होंने अपने कांपता हुआ हाथ सुनील के कंधे पर रखा और उसे इशारों ही इशारों में शांत रहने को कहा। वे नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से घर में और ज्यादा क्लेश बढ़े, इसलिए उन्होंने अपनी तकलीफ पीते हुए चुप्पी साध ली। लेकिन समीरा पर ना तो सुनील के गुस्से का कोई असर हुआ और ना ही अपनी सास की ममता का। समीरा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे लगा कि यहां उसकी बात कोई नहीं समझ रहा है। वो पैर पटकती हुई तेजी से अपने कमरे के भीतर गई और अलमारी से अपना बैग निकालकर उसमें अपना जरूरी सामान भरने लगी। कुछ ही मिनटों में वो बैग कंधे पर लटकाए बाहर निकली और बिना किसी की तरफ देखे बिना पीछे मुड़े घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई। घर में सन्नाटा पसर गया था और सुनील बस हक्का बक्का उसे जाते हुए देखता रह गया। समीरा को इस तरह गुस्से में घर छोड़कर जाते देख सुषमा जी का कोमल मन घबरा गया। उन्हें डर था कि बात कहीं बहुत ज्यादा ना बिगड़ जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत सुनील का हाथ पकड़ा और बड़ी फिक्र के साथ सुनील से कहा, सुनील बेटा देखो वो कितनी नाराज होकर गई है, तुम जल्दी से बाहर जाओ और उसे रोक लो। बात को यही खत्म करो वरना दूरियां और बढ़ जाएंगी। सुषमा जी की ममता अब भी समीरा के प्रति कम नहीं हुई थी। वे चाहती थी कि बहू घर वापस आ जाए, लेकिन सुनील ने अपनी मां की इस बात को नहीं माना। उसने बड़ी ही गंभीरता और शांति के साथ जवाब दिया, नहीं मां, आज मैं उसे रोकने नहीं जाऊंगा। हमने उसे घर से बाहर नहीं निकाला है और ना ही उसे जाने के लिए मजबूर किया है। वो अपनी मर्जी से खुद ही घर छोड़कर गई है। रही बात उसे ले जाने की, तो वो बाहर से कैब ले लेगी और सुरक्षित पहुंच जाएगी। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। उसे जाने देना ही अभी सही फैसला है। सुनील ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए आगे कहा, मां, आप इन सब बातों को दिमाग से निकालिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। मेरे लिए इस वक्त आपका स्वास्थ्य सबसे पहले है। मैं पहले आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा ताकि आपकी जांच समय पर हो सके। उसके बाद मैं आपको वापस घर लाकर छोड़ूंगा ताकि आप आराम कर सकें। जब मैं आपकी तरफ से पूरी तरह निश्चिंत हो जाऊंगा, तभी मैं समीरा के मायके जाऊंगा और वहां जाकर इस समस्या का कोई ठोस समाधान निकालूंगा। अब आप देर मत कीजिए, चलिए चलते हैं। सुषमा जी के मन में अभी भी संकोच था। वे हिचकिचाते हुए फिर से कुछ कहना चाहती थी। अरे सुनील, मेरी बात तो सुनो। पर लेकिन सुनील ने अपनी मां की बात को बीच में ही काट दिया और दृढ़ता के साथ बोला, मां, अब अरेवरे कहने का समय निकल चुका है। आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। उसे कुछ नहीं होगा। वो अच्छी तरह अपना ध्यान रखना जानती है। हमारी शादी को हुए अभी मात्र 3 महीने बीते हैं और इन चंद महीनों में ही मैं उसके ये ड्रामे और नखरे कई बार देख चुका हूं। हर छोटी बात पर इस तरह घर छोड़कर जाना उसका स्वभाव बनता जा रहा है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुनील के बार बार समझाने और जिद करने के बाद अंत में सुषमा जी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। सुनील ने सबसे पहले अपनी मां को अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखाया और उनकी दवाइयां ली। जब वो अपनी मां को वापस घर छोड़कर पूरी तरह निश्चिंत हो गया, तब उसने अपनी गाड़ी समीरा के मायके की तरफ मोड़ दी। जैसे ही सुनील अपनी ससुराल पहुंचा, उसने देखा कि समीरा सोफे पर मुंह फुलाए बड़े गुस्से में बैठी हुई थी। उसे देखते ही समीरा की मां ने तंज कसते हुए और थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, अरे दामाद जी, ये क्या तरीका है? अभी तो आपकी शादी को 3 महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है और इतनी जल्दी आपके बीच ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने मेरी समीरा को इस तरह अकेले ही मायके भेज दिया? क्या एक पति की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को इस तरह लावारिस छोड़ना होती है? सुनील ने अपनी सास की कड़वी बात सुनकर गहरी सांस ली और बड़े ही संयम के साथ अपनी बात रखी।
उसने कहा, जी असल में बात यह थी कि आज सुबह से ही माँ की हालत काफी नाजुक बनी हुई थी और मुझे उन्हें तुरंत डॉक्टरी जांच के लिए अस्पताल ले जाना अनिवार्य था। मेरे लिए उस वक्त उनकी सेहत से जरूरी और कुछ नहीं था। सुनील की दलील सुनकर समीरा की मां के चेहरे पर सहानुभूति के बजाय शिकन आ गई। वे तल्ख लहजे में बोली, दामाद जी, मैं आपकी बात समझ रही हूं और ये मानती हूं कि आप पर अपनी माताजी की जिम्मेदारी है, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है और इस बुढ़ापे के पड़ाव में तो छोटी मोटी बीमारियां शरीर को घेरे ही रहती है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आप हमारे घर के हालात ही देख लीजिए। समीरा के पिताजी भी अक्सर अस्वस्थ रहते हैं, पर हम तो हर बात का इतना बतंगड़ नहीं बनाते। उन्होंने अपनी बात को और बढ़ाते हुए आगे कहा, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि समीरा अब आपकी जीवन संगिनी है और उसकी हर खुशी और जरूरत का ख्याल रखना भी आपका ही प्राथमिक कर्तव्य है। इस तरह उसे नाराजगी की हालत में अकेले टैक्सी से मायके भेज देना किसी भी तरह से शोभा नहीं देता। एक पति होने के नाते आपको ये समझना होगा कि उसकी भी कुछ अपनी इच्छाएं और अरमान है। आपको उसकी पसंद और नापसंद का सम्मान करना सीखना चाहिए। समीरा की मां के ये शब्द सुनील के हृदय में किसी नुकीले तीर की तरह चुभ गए। उसे ये सुनकर गहरा दुख हुआ कि एक मां अपनी बेटी को सही संस्कार देने के बजाय उसे स्वार्थी बनने की सीख दे रही है। उस क्षण सुनील चाहकर भी कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसके मन के भीतर एक तूफान उठने लगा था। उसे महसूस हुआ कि रिश्तों की ये कड़वाहट अब केवल घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। समीरा की मां की बातें सुनकर सुनील के मन में कड़वाहट भर गई थी। तभी बातों बातों में समीरा की मां ने एक और तंज कसा, दामाद जी, आज रात हमने दोनों के लिए शहर के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट से विशेष खाना मंगवाया था और समीरा की पसंद की वो खास मिठाई भी मंगाई थी जिसे वो बचपन से बड़े चाव से खाती है। लेकिन आपके इस अस्पताल वाले चक्कर में मेरी बेटी का पूरा मन ही खराब कर दिया। क्या आप एक दिन के लिए अपनी मां की बीमारी को नजरअंदाज करके अपनी पत्नी की इन छोटी छोटी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते थे? आखिर आपसे वो मांगती ही क्या है? बस थोड़ा सा वक्त और अपनी पसंद का सम्मान ही। तो सुनील सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक तरफ उसकी मां अस्पताल में दर्द से कराह रही थी और यहां उसकी सास को सिर्फ खाने पीने और मनोरंजन की चिंता सता रही थी। उसे याद आया कि जब उसे दफ्तर में पदोन्नति मिली थी, तब भी समीरा ने अपनी पसंद का जश्न मनाने के लिए मेरी मां की सेहत को दरकिनार कर दिया था। सुनील उस समय कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप समीरा के चेहरे की ओर देखता रहा, जिसमें उसे पछतावे की एक भी लकीर नजर नहीं आई। समीरा की मां की मिठाई और बाहर के खाने वाली बात ने उसके दिल को छलनी कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि यहां रिश्तों की अहमियत इंसान की जान से कम है। उसके मन में रह रहकर बस यही ख्याल आ रहा था कि क्या 3 महीने पहले उसने इसी घर में अपना रिश्ता जोड़ा था, जहां संवेदनाओं की कोई जगह नहीं है। रात का भोजन समाप्त करने के बाद सुनील और समीरा अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। गाड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनील का मन अभी भी अपनी सास की कड़वी बातों और अपनी मां की बीमारी की चिंता में डूबा हुआ था। तभी रास्ते में समीरा ने चुप्पी तोड़ते हुए बड़े लाड से कहा, सुनील, घर जाने से पहले मेरा कुछ ठंडा और मीठा खाने का मन हो रहा है। चलिए ना कहीं रुककर कुल्फी या कोई अच्छी डेजर्ट लेते हैं। सुनील का मिजाज पहले से ही काफी उखड़ा हुआ था और वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी मां की खैरियत जानना चाहता था। लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि अगर इस वक्त मैंने मना किया तो रास्ते भर फिर से वही बहस और किचकिच शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी इच्छा के बदले उसे फिर से वही पुरानी बातें और ताने सुनने पड़ेंगे। शांति बनाए रखने की खातिर उसने चुपचाप एक मशहूर आइसक्रीम पार्लर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। दोनों ने वहां बैठकर अपनी पसंद की आइसक्रीम का आनंद लिया। जब वे जाने लगे तो सुनील ने मिठाई की दुकान से 500 ग्राम गुलाब जामुन भी पैक करवा लिया। ये देखकर समीरा के माथे पर बल पड़ गए
और वो हैरानी से बोली, अरे सुनील, जब हम दोनों ने यहीं पर जी भर के खा लिया है तो फिर ये इतना ज्यादा गुलाब जामुन अलग से लेने की क्या जरूरत थी? घर पर तो कोई और खाने वाला है नहीं, तो ये बेकार में पैसे बर्बाद करने वाली बात है। आखिर ये इतनी सारी मिठाइयां आप किसके लिए ले रहे हो? सुनील ने बहुत ही शांत लहजे में उत्तर दिया, समीरा, हमने तो यहां अपनी पसंद का आनंद ले लिया, लेकिन घर पर मां हमारा इंतजार कर रही है। उन्हें भी मीठा खाना बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए भी कुछ गुलाब जामुन पैक कराकर साथ ले चलूं, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। सुनील की ये ममता भरी बात सुनते ही समीरा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। वो चिढ़कर और अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोली, सुनील, तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर तुम हर छोटी बड़ी बात में अपनी मां को बीच में क्यों ले आते हो? जब देखो तब बस मामा की रट लगाए रहते हो। क्या उनके लिए हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदना या उनके बारे में सोचना इतना अनिवार्य है? तुम्हें कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि पत्नी और मां के स्थान में अंतर होता है। क्या तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारी मां के इर्द घूमेगा? समीरा की ये तर्कहीन बात सुनकर सुनील का धैर्य अब जवाब दे गया। उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और कड़ी आवाज में कहा, समीरा, ये कैसी बेतुकी और मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो तुम? क्या तुम्हें अपनी बातों का मतलब भी समझ आ रहा है? सिर्फ इसलिए कि मेरी शादी हो गई है, मेरी मां मेरे लिए पराई और अनजान हो गई। क्या तुम ये उम्मीद करती हो कि तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद मैं उस औरत को भुला दूं जिसने मुझे जन्म दिया और पालपस कर बड़ा किया? अगर तुम्हारी सोच ऐसी है कि पत्नी के आने पर मां को त्याग देना चाहिए, तो मुझे माफ करना। ऐसा मेरे जीते जी कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। मेरे जीवन में मां का स्थान कोई नहीं ले सकता, और ये बात तुम्हें जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही हमारे रिश्ते के लिए बेहतर होगा। सुनील के भीतर अब तक दबा हुआ सारा लावा फूट पड़ा। उसने गाड़ी किनारे खड़ी की और बेहद गंभीर होकर ऊंची आवाज में पूछा, समीरा, मुझे आज इस बात का साफ साफ जवाब चाहिए कि क्या विवाह के बंधन में बंधने के बाद एक पुरुष का अपने परिवार से नाता खत्म हो जाता है? क्या वो केवल अपनी पत्नी की जागीर बनकर रह जाता है? क्या वो अब अपनी मां का बेटा नहीं रहा? इस तरह की संकुचित सोच तुम लाती कहां से हो? सुनील के कड़े तेवर देखकर समीरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने चिल्लाते हुए जवाब दिया, सुनील, मैं तुम्हारी इन दलीलों से थक चुकी हूं। मुझे तुम्हारी हर बात में अपनी मां को घुसाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शादी से पहले तुम अपनी मां के लाडले रहेगे और उन पर तुम्हारा पूरा अधिकार रहा होगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब तुम शादीशुदा हो और एक पति होने के नाते तुम पर केवल और केवल मेरा अधिकार है। मेरी मर्जी के बिना तुम अपना समय और स्नेह किसी और को नहीं बांट सकते। अपनी बात खत्म करके समीरा ने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोला और आगे की सीट छोड़कर पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। ये उसके विरोध का अपना एक तरीका था। सुनील ने देखा कि समीरा इस वक्त तर्क सुनने या समझने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। उसे एहसास हुआ कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। उसने समीरा को दोबारा समझाने की कोई कोशिश नहीं की और चुपचाप ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसके मन में अब दिसंबर की इस सर्द रात जैसी ही खामोशी छा गई थी, लेकिन वो जान चुका था कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट है। काफी समय की भारी खामोशी के बाद उनकी गाड़ी घर के आंगन में आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही समीरा ने बिना एक पल गवाए दरवाजा खोला और गुस्से में पैर पटकती हुई घर के भीतर दाखिल हो गई। वो किसी से कुछ बोले बिना सीधे अपने बेडरूम की ओर बढ़ गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। सुषमा जी, जो हॉल में बैठकर उन्हीं का इंतजार कर रही थी, समीरा के इस उग्र व्यवहार को देखकर तुरंत समझ गई कि आज फिर रास्ते में कुछ ना कुछ बड़ी अनबन हुई है। जब सुनील ने घर में कदम रखा तो उसके चेहरे पर छाई उदासी और माथे की शिकन उसकी मानसिक पीड़ा को साफ बयां कर रही थी। सुषमा जी ने चाहा कि वे सुनील से कुछ पूछें, लेकिन फिर उन्होंने अपनी चुप्पी साधे रखना ही बेहतर समझा। पिछले 3 महीनों में इस घर के भीतर ऐसे क्लेश और तनाव भरी रातें
इतनी आम हो चुकी थी कि अब सुषमा जी को इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। वे जानती थी कि इस वक्त कुछ भी बोलना आग में घी डालने जैसा होगा। इसलिए वे शांति से उठी और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। दूसरी ओर सुनील भी अपनी मां को गुलाब जामुन देकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, पर उसके मन में चल रहे विचारों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। समीरा का वो कहना कि पति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार है और उसकी सास की वे कड़वी बातें, सब कुछ उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। दिसंबर की उस ठंडी रात में जब पूरी दुनिया सो रही थी, सुनील जागकर अपने भविष्य और बिखरते हुए रिश्तों के बारे में गहराई से मंथन कर रहा था। बहुत देर तक सोच विचार करने और एक बड़ा निर्णय लेने के बाद ना जाने कब थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। अगले दिन सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही सुनील की नींद खुल गई। उसके मन में रात भर जो मंथन चला था, उसका समाधान करने के लिए उसे अपनी मां से बात करना बेहद जरूरी था। वो जानता था कि उसकी मां सुषमा जी सुबह की बहुत पाबंद है और सुनील दबे पाव अपने बेडरूम से बाहर निकला और सीधे अपनी मां के कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे के भीतर का माहौल बहुत ही शांत और पवित्र था। सुषमा जी अपनी रोज की दिनचर्या के अनुसार जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना करने बैठी थी। सुनील चुपचाप जाकर उनके समीप ही फर्श पर बैठ गया। वो कुछ पल तक मौन रहकर अपनी मां के शांत चेहरे को निहारता रहा, जिस पर उम्र की रेखाएं और जीवन के संघर्षों की थकान साफ छलक रही थी। अपनी मां के प्रति उमड़ते प्यार और चिंता के कारण सुनील ने धीमे स्वर में पूछा, मां आप रोज इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हैं? अब आपकी उम्र आराम करने की है। कम से कम सुबह के वक्त तो थोड़ी देर और सो लिया कीजिए। नींद पूरी ना होने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। सुषमा जी ने अपनी प्रार्थना पूरी की और सुनील की ओर ममता भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे बेटा, शरीर को अब इसी समय जागने की बरसों पुरानी आदत हो गई है। बुढ़ापे में ज्यादा नींद कहाँ आती है? लेकिन तू बता, आज तू सूरज निकलने से पहले ही कैसे जाग गया? तेरी आंखें बता रही है कि तू रात भर ठीक से सो नहीं पाया है। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुझे सुबह सुबह मेरे पास खींच लाई? सुनील ने अपनी मां के हाथों को धीरे से अपने हाथों में लिया और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, मां, आज मैं अपनी जिंदगी की एक बेहद अहम और जरूरी बात साझा करने आया हूं। सुषमा जी ने अपनी माला बगल में रखी और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या बात है बेटा? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तू सुबह सुबह मुझसे कहना चाहता है? सुनील ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, मां, मैंने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा और कठोर निर्णय लिया है, लेकिन उस फैसले को पूरा करने के लिए मुझे आपके पूरे साथ और सहयोग की जरूरत है। आपके बिना मैं ये कदम नहीं उठा पाऊंगा। सुनील के चेहरे पर छाई गंभीरता को देखकर सुषमा जी के मन में थोड़ी घबराहट होने लगी। वे बड़े आश्चर्य और अचरज के साथ बोली, बेटा, तू मुझे डरा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया? और मैं तो एक साधारण सी बुजुर्ग महिला हूं। भला मैं इस मामले में तेरी मदद कैसे कर सकती हूं? मुझे साफ साफ बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तब सुनील ने अपने मन की कड़वाहट को बाहर निकालते हुए कहा, मां, अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। हमें समीरा को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना ही होगा और उसे एक कड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। आज तक हम उसकी हर बदतमीजी और बेतुकी मांगों को सहते आए हैं। आपने हमेशा उसे अपनी बेटी माना और उसकी कड़वी बातों पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन आपकी इसी खामोशी ने उसे और भी ज्यादा निडर बना दिया है। वो अब हम दोनों को कुछ नहीं समझती और हद से ज्यादा सिर चढ़ गई है। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि उसके मायके वाले भी उसे सही रास्ता दिखाने के बजाय उल्टा मुझे ही हर बात के लिए कसूरवार ठहराते हैं। अगर हमने आज उसे उसकी सही जगह नहीं दिखाई तो ये घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।
सुषमा जी ने एक ठंडी आह भरी और उनके चेहरे पर लाचारी के भाव उभर आए। उन्होंने सुनील को शांत करने की कोशिश करते हुए बड़े ही धीमे स्वर में कहा, बेटा अभी तो उसकी नई नई गृहस्थी शुरू हुई है, जाने दे अभी उम्र ही क्या है उसकी। वो स्वभाव से थोड़ी नासंब और चंचल है। मुझे पूरा विश्वास है कि वक्त के साथ वो खुद ही संभल जाएगी। धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि अपनों से कैसे बात की जाती है और बड़ों को मान सम्मान कैसे दिया जाता है। तू बस थोड़ा सब्र रख। मां की ये बात सुनकर सुनील का पारा चढ़ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, मां, आप उसे मासूम समझकर अपना और मेरा नुकसान कर रही है। मेरी शादी किसी ऐसी बच्ची से नहीं हुई है जिसे सही और गलत का फर्क ना पता हो या जो पालने में झूलती हो। वो पूरे 28 साल की एक समझदार और पढ़ी लिखी युवती है। उसे अच्छी तरह पता है कि वो क्या बोल रही है और किसके साथ कैसा बर्ताव कर रही है। सुनील ने अपनी बात को और कड़ाई से रखते हुए आगे कहा, हाँ, अगर हमने उसके इस बिगड़ैल स्वभाव को आज बचपना कहकर टाल दिया तो ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। उसका ये व्यवहार उम्र भर ऐसा ही रहेगा और हमें उम्र मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़ेंगे। उसके माता पिता तो अपनी बेटी के मोह में अंधे हो चुके हैं और उन्हें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब मुझे अपनी और आपकी शांति के लिए कोई कठोर कदम उठाना ही होगा। मां, अब मुझे बस ये जानना है कि क्या आप उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मेरा साथ देंगी? मुझे विश्वास है कि आप अपने बेटे को इस दलदल में अकेले नहीं छोड़ेंगी। सुषमा जी ने सुनील की आंखों में छिपे दर्द और दृढ़ संकल्प को देखा तो उनका ममतामयी हृदय पिघल गया। उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा सही कह रहा है और परिवार की सुख शांति के लिए अब कड़वा घूंट ही पीना पड़ेगा। उन्होंने भारी मन से लेकिन दृढ़ता से कहा, ठीक है सुनील, अगर तुझे लगता है कि यही सही रास्ता है तो मैं तेरे साथ हूं। सुनील को अपनी मां की सहमति तो मिल गई थी, लेकिन वो चाहता था कि मां अपनी इस बात से पीछे ना हटे। उसने तुरंत अपना हाथ मां के सामने फैलाया और बड़ी ही गंभीरता से कहा, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा मां। आज आपको इस पवित्र मंदिर और भगवान की मूरत के सामने मुझसे वादा करना होगा। मुझे वचन दीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपनी इस बात से पीछे नहीं हटेंगी। बेटे की जिद और घर के बिगड़ते हालातों को देखते हुए सुषमा जी ने अपना कांपता हुआ हाथ सुनील के हाथ पर रख दिया। उन्होंने भगवान की ओर देखते हुए पूरी निष्ठा से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुझे इस मंदिर के सामने वचन देती हूं। तू जैसा कहेगा और जो योजना बनाएगा मैं ठीक वैसा ही करूंगी। मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगी। वचन मिलने के बाद सुनील के चेहरे पर एक संतोषजनक भाव आया। वो थोड़ा और करीब झुका और बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए मां के कान में अपनी पूरी योजना विस्तार से बताने लगा। उसने एक एक कदम समझाया कि उन्हें आगे क्या करना है। योजना सुनने के बाद सुषमा जी के चेहरे पर थोड़ी चिंता तो थी, लेकिन वे अपने वचन से बंधी थी। अपनी बात पूरी करके सुनील शांति से उठा और बिना कोई शोर किए दोबारा अपने शयन कक्ष की ओर चला गया, ताकि समीरा को भनक भी ना लगे कि आने वाला समय उसके लिए क्या बदलने वाला है। सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में छन कराकर आने लगी थी। सुनील ने गहरी सांस ली और अपने कमरे में जाकर समीरा को जगाना शुरू किया। समीरा, जो अभी गहरी नींद के आगोश में थी, झल्ला कर उठी और अपनी अध खुली आंखों से सुनील की तरफ देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में बोली, सुनील, ये क्या बदतमीजी है? अभी तो सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं और तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा रहे हो? कम से कम सुबह के रविवार की सुबह तो चैन से सोने दिया करो। सुनील ने चेहरे पर जानबूझकर एक गंभीरता ओढ़ी और घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, समीरा, आज दफ्तर में बहुत जरूरी काम है। मुझे फोन आया था और मुझे समय से पहले निकलना है। जल्दी उठो और रसोई में जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करो। साथ ही मेरा टिफिन भी लगा देना, ताकि मैं दोपहर का भोजन समय पर कर सकूं। समीरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
उसने अपनी आंखें मलते हुए अचरज से पूछा, नाश्ता बनाओ, टिफिन पैक करो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आखिर मैं ये सब क्यों करूं? पिछले 3 महीना से घर का सारा खाना पीना माँ जी ही तो संभाल रही है। वही रोज सुबह उठकर तुम्हारे लिए पकवान बनाती है। तो फिर आज अचानक ये जिम्मेदारी मुझ पर क्यों थोपी जा रही है? सुनील ने कंधे उचकाते हुए बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता कि मामला क्या है, लेकिन आज जब मैं माँ के पास गया तो उनका मिजाज कुछ बदला हुआ लग रहा था। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब उनकी उम्र हो चली है और शरीर जवाब दे रहा है, इसलिए आज से वे रसोई के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाएंगी। उनका कहना है कि घर की बहू को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो अब तुम बहस छोड़ो और जल्दी से जाकर चूल्हा संभालो, वरना मुझे भूखे पेट ही ऑफिस निकलना पड़ेगा। सुनील की ये बात सुनते ही समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा और वो हक्का बक्का होकर सुनील को देखने लगी। वो झल्ला कर बोली, सुनील तुम होश में तो हो? माँ ने ऐसा कैसे कह दिया? आखिर रातों रात उन्हें क्या हो गया? कल तक तो वे सब कुछ खुशी खुशी कर रही थी, फिर आज अचानक नाश्ता बनाने से मना करने का क्या मतलब है? जाकर उनसे पूछो कि आखिर उनकी समस्या क्या है। सुनील ने समीरा की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही शांत लेकिन गंभीर लहजे में जवाब दिया, समीरा इसमें माँ से पूछने वाली क्या बात है? तुम मेरी जीवन संगिनी हो, मेरी पत्नी हो, तो मेरा ख्याल रखना और मेरे लिए भोजन तैयार करना तुम्हारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, माँ की नहीं। आखिर तुम कब तक अपनी जिम्मेदारियों का बोझ एक बुजुर्ग महिला के कंधों पर डालती रहोगी? समीरा ने एक तिरछी और गुस्से भरी नजर सुनील पर डाली, लेकिन सुनील पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी बात को और धार देते हुए आगे कहा, देखो समीरा, कल रात तुमने ही तो चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि शादी के बाद पति पर सिर्फ उसकी पत्नी का पूरा अधिकार होता है। अगर तुम मुझ पर अपना 100% हक जमाना चाहती हो तो फिर मेरी जरूरतों को पूरा करने का पूरा जिम्मा भी तो तुम्हारा ही होना चाहिए ना। जब अधिकार तुम्हारा है तो कर्तव्य किसी और का कैसे हो सकता है? माँ ने भी तुम्हारी कल वाली बात को बहुत गंभीरता से लिया है। उनका कहना है कि चकी, अब मेरा अधिकार केवल तुम्हारे पास है, इसलिए अब से मेरा नाश्ता, मेरा टिफिन और मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने का काम तुम्हारा ही होगा। इसीलिए उन्होंने आज रसोई में कदम रखने से साफ मना कर दिया है। सुनील के तर्कों ने समीरा को निरुत्तर कर दिया था। भारी मन से ही सही, आखिर उसे बिस्तर छोड़ना ही पड़ा। वो रसोई में गई और पहली बार सुनील के लिए नाश्ता और दोपहर का भोजन तैयार करने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां सुनील को लग रहा था कि समीरा परेशान होगी, वहीं समीरा के मन के किसी कोने में एक अजीब सी जीत की खुशी उमड़ रही थी। उसे लग रहा था कि कल रात जो युद्ध उसने छेड़ा था उसमें आज उसकी जीत हो गई है। उसने सोचा, चलो देर से ही सही मांझी को अपनी हार का एहसास तो हुआ। अब सुनील की दुनिया केवल मेरे इर्द गिर्द घूमेगी। इसी उमंग में उसने उस दिन सुनील के सारे काम बिना किसी शिकवे के निपटा दिए। सुनील भी अपनी योजना के अनुसार समीरा के प्रति बहुत नरम और प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहा था। शाम को जब वो दफ्तर से घर लौटा तो उसने समीरा को एक सरप्राइज देते हुए कहा, समीरा, आज तुम सुबह से बहुत काम कर रही हो, चलो आज शाम को बाहर कहीं घूम कर आते हैं। समीरा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा कि सास माँ के हटते ही उसकी गृहस्थी में खुशियों की बहार आ गई है। दिसंबर की सुहानी शाम को दोनों पति पत्नी शहर के एक बेहतरीन इलाके में सैर सपाटे के लिए निकल पड़े। काफी देर घूमने फिरने के बाद समीरा को भूख महसूस हुई तो सुनील उसे एक आलीशान होटल में ले गया। मेज पर बैठने के बाद समीरा हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ गई। उसी पल समीरा का फोन मेज पर जोर जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर देखा तो उसकी माँ का नाम चमक रहा था। सुनील के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने बिना देर किए कॉल को रिजेक्ट कर दिया और तुरंत फोन को पूरी तरह से बंद यानी स्विच ऑफ कर दिया। उसने फोन को वापस मेज पर इस तरह रख दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
सुनील जानता था कि ये उसकी योजना का वो हिस्सा है जहां से समीरा को अब अपनी आजादी और अधिकार की असली कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। समीरा के वॉशरूम जाते ही सुनील की योजना का अगला चरण शुरू हो चुका था। अभी उसने समीरा का मोबाइल बंद ही किया था कि अचानक उसका अपना फोन थरथराने लगा। स्क्रीन पर देखा तो समीरा की मां का नंबर था। सुनील के मन में एक पल के लिए आशंका हुई कि इतनी रात को बार बार फोन क्यों आ रहा है, कहीं घर पर कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। इसी आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी के विचार से उसने कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से समीरा की मां काफी व्याकुल लग रही थी। लेकिन जब सुनील ने उन्हें बताया कि वे दोनों इस वक्त एक अच्छे होटल में रात का भोजन करने आए हैं और समीरा फिलहाल अपनी जगह पर नहीं है, तो उनकी चिंता थोड़ी कम हुई। सुनील ने बड़े ही औपचारिक लहजे में बात की और बिना किसी लंबी चर्चा के फोन काट दिया। उसका मकसद केवल यह सुनिश्चित करना था कि वहां सब ठीक है। जब समीरा वापस लौटी और अपनी कुर्सी पर बैठी तो सुनील ने जानबूझकर उसे ये जानकारी नहीं दी कि उसकी मां का कॉल आया था। वो चाहता था कि इस वक्त समीरा का पूरा ध्यान केवल उस पर रहे। समीरा ने बड़े चाव से भोजन करना शुरू किया। वो अपनी जीत के नशे में इतनी चूर थी कि उसने खाने के दौरान एक बार भी अपना बैग खोलकर फोन देखने की जहमत नहीं उठाई। जब वे दोनों डिनर निपटाकर होटल से बाहर निकले और गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तब अचानक समीरा को अपने मोबाइल की याद आई। जैसे ही उसने अपना पर्स खोलकर फोन हाथ में लिया, सुनील ने तुरंत टोका। सुनील ने बड़े ही प्यार भरे लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, अरे समीरा, ये क्या तरीका है? हम इतनी सुंदर शाम साथ बिता रहे हैं, अभी हम रास्ते में हैं और तुम फिर से उसी फोन की दुनिया में खोना चाहती हो। कम से कम जब तक हम घर नहीं पहुंचते मुझसे बातें तो करो। उस फोन को अभी किनारे रखो और मुझ पर ध्यान दो। क्या मेरी बातें तुम्हारे लिए उस डिब्बे से ज्यादा जरूरी नहीं है? समीरा, जो अब सुनील को पूरी तरह अपना मान चुकी थी, उसकी बात टालना सीखी और उसने फोन बिना चालू किए वापस रख दिया। सुनील की बातों ने समीरा के दिल को जीत लिया था। उसे लगा कि पिछले 3 महीनों के संघर्ष का फल अब उसे मिल रहा है। वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, सच कहूं सुनील, पिछले कुछ घंटों में तुम पूरी तरह बदल गए हो। तुम्हारा ये बदला हुआ रूप मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उसने प्यार से सुनील को गले लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, वादा करो कि तुम भविष्य में भी हमेशा मेरे प्रति ऐसे ही रहोगे और हमारी दुनिया में किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा। दिसंबर की उस सुहानी रात में दोनों ने ढेर सारी बातें की। पुरानी कड़वाहट को भुलाकर वे एक दूसरे के साथ हंसी जाग करते रहे। घर वापसी के दौरान सुनील ने फिर से उसी आइसक्रीम पार्लर के पास गाड़ी रोकी। कल की तरह आज भी दोनों ने अपनी पसंदीदा फ्लेवर की आइसक्रीम का स्वाद लिया। लेकिन समीरा की हैरानी और खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब आइसक्रीम खाने के बाद सुनील चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज उसने अपनी मां के लिए ना तो कोई मिठाई नहीं खरीदी और ना ही उनका जिक्र तक किया। समीरा का मन मयूर नाच उठा। वो मन ही मन अपनी पीठ टपटपाते हुए सोचने लगी, वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। सुनील अब धीरे धीरे पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आने लगा है। कल तक जो अपनी मां के बिना एक कदम नहीं उठाता था, आज उसे उनका ख्याल तक नहीं आया। सासू मां का रसोई छोड़ना और सुनील का ये बदला हुआ रवैया, ये सब मेरी जीत का संकेत है। समीरा को लग रहा था कि अब इस घर की असली मल्लिका वही है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ये खामोशी एक बहुत बड़े भावनात्मक तूफान के आने से पहले की है। घर पहुंचने के बाद जैसे ही समीरा ने अपना पर्स खोला और मोबाइल हाथ में लिया, उसे एहसास हुआ कि फोन बंद है। उसने तुरंत उसे चालू किया। जैसे ही नेटवर्क आया, फोन लगातार बजने लगा और स्क्रीन पर उसकी मां के 5-6 मिस्ड कॉल की सूचनाएं चमकने लगी। उन्हें इतनी बार कॉल किया होगा? सुनील, जो अपनी योजना के अगले पड़ाव पर था, बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए बोला, अरे हाँ समीरा,
मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। जब तुम होटल में हाथ धोने गई थी, तब तुम्हारी माँ का फोन मेरे मोबाइल पर भी आया था। मेरी उनसे विस्तार से बात हो गई थी। वे बस इतना ही जानना चाहती थी कि तुम कैसी हो और तुम्हारा दिन कैसा बीता। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। समीरा का मन फिर भी थोड़ा बेचैन था। वो बोली, फिर भी सुनील, इतनी रात हो गई है और उन्होंने इतनी बार कोशिश की है, तो एक बार मैं उनसे बात कर ही लेती हूं। शायद कुछ जरूरी कहना चाहती हो। इससे पहले कि समीरा नंबर डायल कर पाती, सुनील ने बड़ी कोमलता से लेकिन मजबूती के साथ उसके हाथ से फोन ले लिया। उसने फोन को दूर मेज पर रखते हुए कहा, अभी रहने दो ना समीरा, वे सो गई होंगी और बेकार में उनकी नींद खराब होगी। वैसे भी आज का दिन सिर्फ हमारा है, तुम मुझसे बातें करो ना। क्या तुम्हें मेरी बातों से ज्यादा वो फोन जरूरी लग रहा है? मुझे अच्छा नहीं लगता जब हमारे बीच में कोई तीसरा आता है, चाहे वो तुम्हारा फोन ही क्यों ना हो। समीरा, जो सुनील के इस नए अधिकारपूर्ण प्यार में पूरी तरह डूबी हुई थी, चुप रह गई। उसे लगा कि शायद सुनील सही कह रहा है और वो चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई, ये जानते हुए भी नहीं कि ये सब उसे अपने अपनों से दूर करने की एक सोची समझी चाल है। दिसंबर का पहला हफ्ता बीतते बीतते घर की आबोहवा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब सुनील और समीरा की गृहस्थी में एक अजीब सा सन्नाटा और अनुशासन आ गया था। सुषमा जी ने अपनी भूमिका पूरी तरह बदल ली थी। वे अब समीरा से केवल उतनी ही बात करती थी जितनी घर चलाने के लिए अनिवार्य हो। खाना क्या बना है या सामान खत्म तो नहीं हुआ, बस इतने ही संवाद उनके बीच रह गए थे। अब सुषमा जी का अधिकतर समय अपने कमरे या पूजा स्थल में बीतने लगा था। वे घंटों शांत भाव से बैठकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती और खुद को भक्ति में लीन रखती। उन्हें अब इस बात की चिंता नहीं थी कि रसोई में क्या बन रहा है या सुनील की बसंत का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। शाम के वक्त जब समीरा घर के कामों में उलझी होती, सुषमा जी अपनी पड़ोस की सहेलियों के साथ बगीचे में टहलने निकल जाती। समीरा को शुरुआत में तो लगा कि उसे मनचाही आजादी मिल गई है और सासू माँ का हस्तक्षेप खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अब अकेले उसके नाजुक कंधों पर है। सुषमा जी की वो मौन साधना और उनकी सहेलियों के साथ वो खिलखिलाहट समीरा को अंदर ही अंदर कचोटने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वो अपनी जीत समझ रही थी, क्या वो वाकई जीत है या एक बहुत बड़ी सामाजिक और मानसिक दूरी की शुरुआत। अगले कुछ दिनों में सुनील ने समीरा को अपनी बातों के जाल में ऐसा उलझाया कि उसे बाहरी दुनिया का होश ही नहीं रहा। एक दोपहर समीरा ने बड़े लाड से सुनील से कहा, सुनील, कई दिन हो गए हैं और मुझे आज मम्मी पापा की बहुत याद सता रही है। मेरा मन उनसे मिलने के लिए व्याकुल है, तो क्या आज शाम हम कुछ देर के लिए मेरे मायके जा सकते हैं? सुनील ने बिना पलक झपकाए तुरंत उत्तर दिया, अरे समीरा, मायके तो हम कभी भी जा सकते हैं, उसमें क्या जल्दी है। आज मेरा मन शहर के नए सिनेमा घर में फिल्म देखने का है। चलो आज हम दोनों मिलकर कोई अच्छी मूवी देखते हैं और बाहर ही डिनर करेंगे। समीरा ने मिन्नतें करते हुए कहा, नहीं सुनील, फिल्म तो हम अगले हफ्ते भी देख सकते हैं, लेकिन आज मुझे पापा की चिंता हो रही है। उनकी सेहत आजकल ठीक नहीं रहती। मुझे बस एक बार उन्हें देख लेने दो। सुनील ने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए कहा, समीरा, तुम भी कमाल करती हो। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम बना रहा हूं और तुम हो कि वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। क्या मेरे मन की खुशी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो आज तुम्हें मेरे साथ फिल्म देखने चलना ही होगा। अंततः समीरा को हार माननी पड़ी और वे फिल्म देखने चले गए। सुनील की यह रणनीति बन चुकी थी। जब भी समीरा माई के जाने का नाम लेती, वो उसे किसी ना किसी महंगे उपहार या सैर सपाटे का लालच देकर टाल देता। घर पर भी वो उसे फोन से इतना दूर रखता कि समीरा को अपनी मां से बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। आखिरकार दिसंबर की एक रविवार की सुबह
जब सुषमा जी मंदिर गई हुई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। समीरा ने द्वार खोला तो सामने अपने माता पिता को खड़ा पाया। उसने बड़े आदर से उन्हें दीवान खाने यानी हॉल में बिठाया और खुशी खुशी बेडरूम में सुनील को सूचना देने दौड़ पड़ी। काफी समय बीत गया लेकिन सुनील बाहर नहीं आया। समीरा ने कमरे में जाकर दोबारा आग्रह किया, सुनील चलिए ना, मम्मी पापा बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। काफी देर बाद सुनील भारी कदमों से बाहर निकला। उसने एक औपचारिक मुस्कान के साथ उन्हें प्रणाम किया और बिना कोई बात किए बगल वाले सोफे पर धंस गया। उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरी तरह उसमें मग्न हो गया, मानो वहां कोई बैठा ही ना हो। समीरा के माता पिता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सुनील का ये रूखा और अपमानजनक व्यवहार समीरा को भीतर तक चुभ गया, लेकिन अपने माता पिता के सामने उसने मर्यादा बनाए रखी और चुपचाप अपनी नाराजगी पी गई। हॉल में पसरी असहजता के बीच सुनील ने अचानक अपनी गर्दन सहलाई और समीरा को आवाज दी, समीरा, क्या मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी ला दोगी? सुबह से गले में बड़ी खराश और चुभन महसूस हो रही है। समीरा, जो अपने पिता के पास बैठकर उनके स्वास्थ्य का हाल जानना चाहती थी, तुरंत उठी और रसोई की ओर चली गई। वो पानी लेकर आई, लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी सोफे की जगह पर बैठने वाली थी, सुनील ने फिर से टोका, सुनो, सादे पानी से आराम नहीं मिल रहा। एक काम करो, मेरे लिए कड़क अदरक और तुलसी वाली चाय बना दो। समीरा फिर से रसोई की तरफ मुड़ गई। बाहर हॉल में उसके माता पिता ने सुनील से संवाद स्थापित करने की एक अंतिम कोशिश की। उसके ससुर ने पूछा, बेटा, तुम्हारी मां की तबीयत अब कैसी है? सुना था उन्हें कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी। सुनील ने फोन से नजर हटाए बिना बस इतना कहा, हाँ ठीक है। फिर उसकी सास ने घर, गृहस्थी और मौसम को लेकर कुछ बातें की, पर सुनील ने हर सवाल का जवाब केवल हाँ या हूं में देकर अपनी उदासीनता साफ कर दी। आखिरकार थक हार कर वे दोनों बुजुर्ग भी चुप हो गए और एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। समीरा चाय की प्याली लेकर आई और उसने मेज पर रखी। उसने सोचा कि अब उसे अपने माता पिता के साथ चंद पल बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन वो अभी चाय का कप रखी रही थी कि सुनील ने एक और फरमाइश दाग दी, समीरा, आज मौसम बहुत सुहावना है। मेरा मन हो रहा है कि नाश्ते में तुम्हारे हाथ के चटपटे पनीर के पकोड़े हो जाएं। जल्दी से पनीर ऑर्डर करके उसके पकोड़े तैयार करो। समीरा के माता पिता हैरान रह गए। उन्हें दिख रहा था कि सुनील जानबूझकर समीरा को उनके पास बैठने नहीं दे रहा है और उसे काम में उलझाए रख रहा है। समीरा का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो जानती थी कि पनीर के पकोड़े बनाने में कम से कम आधा एक घंटा लगेगा और तब तक शायद उसके माता पिता के जाने का समय हो जाएगा। उसे सुनील का ये बदला हुआ हवैया और अपने माता पिता की अनदेखी अब बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी, लेकिन वो अधिकार की उस कड़वी परिभाषा में खुद को ही कैद महसूस कर रही थी। समीरा का अंतर्मन अब आक्रोश से भर गया था। उसकी सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो गई और उसका हठी स्वभाव ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वो रसोई की चौखट पर ही ठिठक गई और अपने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच जोर से स्लैब पर रखते हुए गरज कर बोली, बस सुनील, बहुत हो गया। अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। वो तेज कदमों से हॉल में आई और सुनील के सामने खड़ी होकर तीखे स्वर में कहने लगी, तुम होश में तो हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे माता पिता इतनी दूर से हमसे मिलने आए हैं? जब से वे यहां बैठे हैं तुमने उनसे ढंग से एक वाक्य तक नहीं बोला और ऊपर से मुझे कठपुतली की तरह कभी गर्म पानी, कभी चाय तो कभी नाश्ते के लिए किचन में चक्कर कटवाए जा रहे हो। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? अगर तुम अपने मोबाइल से नजरें हटाकर 5 मिनट उनसे शालीनता से बात कर लेते तो क्या तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता? समीरा की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ झलक रहे थे। उसने अपने पिता की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, सुनील, तुम्हें पता है कि पापा का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से कितना गिर गया है। वे हमेशा किसी न किसी शारीरिक व्याधि से घिरे रहते हैं और माँ, जिनके घुटनों में इतना भीषण दर्द रहता है
कि उनका 2 कदम चलना भी दुभ है। फिर भी वे सिर्फ हमारी खैरियत जानने और हमसे मिलने की तड़प में यहां तक आए हैं। क्या तुम्हें उनके संघर्ष और स्नेह की रत्ती भर भी कद्र नहीं है? तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? हॉल में एक सन्नाटा पसर गया। समीरा के माता पिता की गर्दनें शर्म और दुख से झुक गई थी। उन्हें अपनी बेटी का इस तरह दामाद पर चिल्लाना और दामाद का उनकी मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज करना, दोनों ही बातें अंदर तक छलनी कर रही थी। दिसंबर की वो धूप अब घर के भीतर और भी तपिश पैदा कर रही थी। सुनील ने अपनी नजरें मोबाइल की स्क्रीन से हटाई भी नहीं और बड़ी ही बेरुखी के साथ जवाब दिया, समीरा, तुम व्यर्थ में ही अपने माता पिता के रोगों की गाथा क्यों गा रही हो? अब इस वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद बीमारियों का होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करने वाली कौन सी बात है? शरीर पुराना होगा तो व्याधियां तो घेरेंगी ही। सुनील के मुंह से ऐसे संवेदनहीन और कठोर शब्द सुनकर हॉल में मौजूद तीनों लोग सन्न रह गए। समीरा के माता पिता ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका जो दामाद हमेशा झुककर उनसे बात करता था, वो आज उनके बुढ़ापे और बीमारी का इस तरह मजाक उड़ाएगा। समीरा का खून खौल उठा, उसकी आंखें लाल हो गई और वो कांपती हुई आवाज में चिल्लाई, सुनील, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता के प्रति इस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल करने की? तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो? वे मेरे जन्मदाता है, मेरे भगवान हैं, और तुम उनके बारे में इतनी गिरी हुई बात कैसे बोल सकते हो? अब सुनील ने धीरे से अपना फोन मेज पर पटका और सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लाते हुए समीरा की आंखों में सीधे झांका और बड़े ही शांत लेकिन जहरीले स्वर में बोला, शांत हो जाओ समीरा, इतनी उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक बात बताओ, विवाह से पहले तुम अपने माता पिता के साथ ही रहती थी और उन्हीं से बातें करती थी ना? लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम इस घर की बहू हो। क्या तुमने ही कल रात चिल्लाकर नहीं कहा था कि शादी के बाद पति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है? अगर तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है तो क्या मेरा भी तुम पर उतना ही हक है? याद रखो समीरा, अब मैं तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी हूं। तुम्हारे माता पिता या तुम्हारा मायका अब दूसरे स्थान पर आता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं तो तुम्हें भी ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी दुनिया अब मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होनी चाहिए। इसमें किसी और के दुखों या बीमारियों के लिए कोई जगह नहीं है। सुनील के तर्कों ने आग में घी का काम किया। समीरा का संयम अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। वो चीखते हुए बोली, सुनील, अपनी सीमा मत लांघो। मेरी तुमसे शादी हुई है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुम जैसा चाहो वैसा न चाहोगे। तुमने मुझे बाजार से खरीदा नहीं है कि मैं अपनी भावनाओं और अपनों को भूलकर तुम्हारी गुलाम बन जाऊं। समीरा की इस कड़वाहट भरी बात पर सुनील दुखी होने के बजाय जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी ये हंसी समीरा को किसी खंजर की तरह चुभ। सुनील ने सोफे पर टेक लगाते हुए बड़े ही ठंडे लहजे में कहा, समीरा, तुम इतनी जल्दी अपनी ही बातों से पलट रही हो। अभी कुछ दिन पहले तक तो तुम बड़े गर्व से कह रही थी कि पत्नी का पति पर सर्वोपरि अधिकार होता है। अगर तुम मुझ पर अपना पूरा हक जताती हो तो क्या एक पति होने के नाते मुझे अपनी पत्नी के समय और उसकी संवेदनाओं पर हक जताने का अधिकार नहीं है? भूल रही हो क्या कि तुम्हारे माता पिता से कहीं ज्यादा अब तुम पर मेरा अधिकार है? समीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो चिल्लाई, बस करो सुनील, बहुत देख लिया तुम्हारा अधिकार। जब देखो तब मेरी मम्मी लगा रखा है। तुमने कभी माँ की सेहत, कभी उनका सम्मान, मुझे हम दोनों के निजी जीवन में तुम्हारी माँ का ये दखल और बार बार उनका नाम आना रत्ती भर भी पसंद नहीं है। तुम हर बात में उन्हें बीच में क्यों ले आते हो? समीरा की सांसें तेज चल रही थी और उसके माता पिता स्तब्ध होकर अपनी बेटी का ये रौद्र रूप और दामाद की बदली हुई फितरत देख रहे थे। घर का वातावरण इतना तनावपूर्ण हो गया था कि किसी अनहोनी की आहट साफ महसूस की जा सकती थी।
सुनील की आंखों में अब एक विजय चमक थी, क्योंकि वो समीरा को उसी के बुने हुए जाल में उलझा चुका था। सुनील अपनी जगह से उठा और समीरा की आंखों में अपनी आंखें गड़ाते हुए बड़े ही शांत लेकिन मारक लहजे में बोला, क्यों समीरा, अब तुम्हारी आंखों में ये गुस्सा और ललाट पर ये पसीना क्यों है? आज मेरी बातें सुनकर तुम्हें इतनी पीड़ा और मिर्ची क्यों लग रही है? जरा गौर करो। आज मैं वही तो कह रहा हूं जो तुम पिछले 3 महीनों से हर दिन हर सुबह शाम मुझे सुनाती आई हो। आज जब वही शब्द लौटकर तुम्हारे पास आए हैं तो वे तुमसे हजम क्यों नहीं हो रहे? सुनील ने अपने ससुर की ओर इशारा किया और फिर समीरा की तरफ मुड़कर कड़ाई से कहा, समीरा, तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे लिए पूजनीय और सर्वोपरि है, लेकिन मेरी माँ, क्या वे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या वे इस घर का हिस्सा नहीं है? तुमने मुझसे विवाह किया था, मेरा और मेरी भावनाओं का सौदा नहीं किया था। तुमने मुझ पर अपना हक तो बड़ी बेशर्मी से जमा लिया, लेकिन कभी मेरी मां की ममता का सम्मान करने की जरूरत समझी? सुनील का स्वर अब थोड़ा भारी हो गया था। उसने आगे कहा, मेरी मां ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह स्नेह दिया, लेकिन बदले में तुमने उन्हें सिर्फ तिरस्कार और कड़वाहट दी। अगर तुम कभी कभार उनसे प्यार के 2 मीठे बोल बोल लेती या उनका थोड़ा सा आदर कर लेती तो क्या तुम्हारी शान में कोई बहुत बड़ी कमी आ जाती? आज तुम्हें अपने माता पिता का अपमान महसूस हो रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी वजह से मेरी मां ने हर दिन कितनी मानसिक प्रताड़ना सही है? हॉल में खामोशी छा गई थी। समीरा के माता पिता के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे, क्योंकि उन्हें अब अपनी बेटी की गलतियों का अंदाजा होने लगा था। सुनील ने बड़ी चतुराई और दृढ़ता के साथ समीरा को उसी के द्वारा बनाई गई कड़वाहट की दीवार के सामने खड़ा कर दिया था। दिसंबर की वो दोपहर अब सच और झूठ के बीच की सबसे बड़ी जंग का गवाह बन रही थी। सुनील के भीतर अब तक दबा हुआ ज्वालामुखी आज पूरी तरह फूट पड़ा था। उसने अपने मन की सारी कड़वाहट और आक्रोश को सबके समक्ष उगल दिया। हॉल में पसरे सन्नाटे के बीच सुनील के शब्द किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। उसकी बातें सुनकर समीरा और उसके माता पिता तीनों ही ग्लानि और लज्जा से भर उठे। वे चाहकर भी सुनील की आंखों में नहीं झांक पा रहे थे और बस अपराधी की तरह गर्दन झुकाए खड़े रहे। सुनील ने समीरा की ओर देखते हुए अपनी बात को अंतिम रूप दिया और कहा, समीरा, आज तुम्हें अपने माता पिता के प्रति मेरी एक भी कड़वी बात सहन नहीं हुई और तुम्हारा खून खल उठा। बस यही एहसास मुझे हर उस पल होता है जब तुम मेरी मां का तिरस्कार करती हो या उन्हें अपशब्द कहती हो। अगर तुम्हें अपनों के प्रति संवेदना है तो ये याद रखना कि मेरी भी अपनी भावनाएं हैं। जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए सम्माननीय हैं, वैसे ही मेरी मां मेरे जीवन का आधार है। अपने दामाद के तर्कसंगत लेकिन कठोर प्रहारों ने समीरा के पिता की आंखें खोल दी थी। उन्हें अपनी बेटी की परवरिश और उसके आचरण पर गहरा दुख हुआ। वे कांपते हुए स्वर में बोले, दामाद जी, कृपया शांत हो जाइए। हमारी समीरा ने जो भी किया वो अक्षम्य है। उसे अपनी मर्यादा का भान नहीं रहा। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। समीरा की मां से भी उसे गलत शह देने में भारी चूक हुई है। हमें क्षमा कर दीजिए। फिर वे घूमकर समीरा की ओर मुड़े और बड़े ही कड़े लहजे में बोले, समीरा, हमने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए थे। क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने इस घर की खुशियों को कितनी ठेस पहुंचाई है? जैसे हम तुम्हारे माता पिता हैं, वैसे ही तुम्हारी सास भी अब तुम्हारी मां ही है। तुम उनके साथ इतना निष्ठुर और पराया व्यवहार कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें अपने किए पर वाकई पछतावा है तो अभी इसी वक्त अपनी सासू मां से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करो। रिश्तों में अधिकार से बड़ा आदर होता है, ये बात आज गांठ बांध लो। पिता की फटकार और सुनील के तर्कों ने समीरा के अहंकार के पर्दे को पूरी तरह से फाड़ दिया था। उसे अपनी आंखों के सामने उन पिछले 3 महीनों की हर वो कड़वी बात याद आने लगी जो उसने सुषमा जी को कही थी। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो अधिकार समझ रही थी वो दरअसल अपनों के प्रति की गई उसकी भारी अन्याय थी।
समीरा की मां भी अपनी गलती पर भीतर तक पछता रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि बेटी का घर बसाने के लिए उसे सही राह दिखाना जरूरी था, ना कि दामाद को दोष देना। जैसे ही सुषमा जी मंदिर से वापस लौटी और उन्होंने हॉल में समीरा के माता पिता को देखा, वे ठिठक गई। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाती, समीरा दौड़कर उनके पास गई और उनके पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू अविरल बह रहे थे। वो सुबकते हुए बोली, माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी जीत के नशे में इतनी अंधी हो गई थी कि ये भूल गई कि आप इस घर की जड़ है। मैंने जो भी बदतमीजी की, जो भी कड़वे शब्द कहे, उसके लिए मैं आपकी गुनहगार हूं। समीरा की मां ने भी आगे बढ़कर सुषमा जी के हाथ थाम लिए और रुंधे हुए गले से कहा, बहन जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं दिए और आपकी ममता का निरादर होने दिया। आज सुनील में हमारी आंखें खोल दी हैं। सुनील ये सब देख रहा था। उसका मकसद समीरा को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसे रिश्तों की अहमियत समझाना था। वो आगे बढ़कर मां के कंधे पर हाथ रखा। सुषमा जी, जिनका हृदय विशाल था, उन्होंने समीरा को उठाकर गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बस अब इस घर में फिर से वही पहले जैसी मिठास भर दो। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया और समीरा खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियां और बड़ों का सम्मान करना स्वीकार कर लिया। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में पति पर पत्नी का अधिकार जरूर होता है, लेकिन वो अधिकार अहंकार नहीं बनना चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों, विशेषकर माता पिता का स्थान और सम्मान अपनी जगह अडिग होता है। जैसे हमें अपने माता पिता के प्रति अपमान बर्दाश्त नहीं होता, वैसे ही जीवन साथी के माता पिता भी सम्मान के पात्र हैं। रिश्तों में मेरे और तेरे की दीवार घर को बर्बाद कर देती है। मायके वालों को चाहिए कि वे बेटी के ससुराल के मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय उसे रिश्तों को निभाने और सामंजस्य बियाने की सीख दें। गलत पक्ष का समर्थन करना अंततः बेटी का ही घर बिगाड़ता है। कभी कभी चुप्पी समस्याओं को बढ़ा देती है। सुनील की तरह सही समय पर दृढ़ता से अपनी बात रखना बिना मर्यादा लांघे रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। तो दोस्तों, एक बेटे ने अपनी मां के लिए अपनी पत्नी को जो सबक सिखाया, वो सही था या गलत? उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी आप कहां से देख रहे हैं? अपना और अपने शहर का नाम हमें लिख भेजें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को हाइप जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।